दोस्तों, क्या तमिलनाडु के एक सुपरस्टार ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम की राजनीति की दिशा ही बदल दी? क्या वजह है कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार में सबसे ताकतवर सहयोगी माने जाने वाले पवन कल्याण अचानक आंध्र की सीमाएं छोड़कर दिल्ली की सत्ता के गलियारों में अपनी ताकत दिखाने निकल पड़े हैं? क्या थलपति विजय की धमाकेदार राजनीतिक एंट्री ने पवन कल्याण को यह एहसास करा दिया कि अगर अभी राष्ट्रीय राजनीति में कदम नहीं बढ़ाया तो दक्षिण भारत में कोई दूसरा सुपरस्टार उनसे आगे निकल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पवन कल्याण का ये नया नेशनल मिशन सिर्फ उनकी महत्वाकांक्षा है या फिर ये ऐसा राजनीतिक दाव है जो आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू दोनों के लिए नई चुनौती बन सकता है? क्योंकि जिस पवन कल्याण ने कभी बीजेपी और टीडीपी को एक मंच पर लाकर सत्ता दिलाई थी, वही पवन अब अपनी अलग राष्ट्रीय पहचान बनाने की तैयारी में है। दिल्ली में हुई उनकी सेना प्रस्थानम सिर्फ एक पार्टी सम्मेलन नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राजनीतिक संदेश की शुरुआत थी जिसने दक्षिण भारत की राजनीति में कई बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है। आखिर थलपति विजय का ऐसा कौन सा असर हुआ कि पवन कल्याण ने अचानक अपना गियर बदल लिया? और क्यों उनकी ये नई चाल टीडीपी और बीजेपी दोनों के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है? पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है, साथ बने रहिएगा आखिरी तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, राजनीति में एक बात कही जाती है कि जब किसी नेता की महत्वाकांक्षा उसकी कुर्सी से बड़ी हो जाए तो समझ लीजिए कि वो नया खेल खेलने वाला है। और इस समय कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के साथ। सोचिए, जिस आदमी को राजनीति में टिकने के लिए 15 साल तक संघर्ष करना पड़ा हो, जिसने हाल देखी हो, मजाक सुना हो, चुनाव में निराशा झेली हो, वही आदमी आज डिप्टी सीएम बन चुका है। सरकार में ताकत है, जनता का समर्थन है, पार्टी लगातार बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात कि चंद्रबाबू नायडू जैसे अनुभवी नेता के साथ सत्ता में साझेदार हैं। मतलब राजनीतिक जिंदगी बिल्कुल सेट है। लेकिन तभी तमिलनाडु में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पवन कल्याण को अंदर तक झकझोर दिया। वो धमाका था तमिल सुपरस्टार विजय की राजनीति में एंट्री। जरा सोचिए, जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए पवन कल्याण को 15 साल सड़क पर संघर्ष करना पड़ा, वही रास्ता विजय बेहद आसान और तेज दिखाई देने वाले अंदाज में तय करते नजर आ रहे हैं। खुद पवन कल्याण भी ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि विजय का राजनीतिक सफर देखकर उन्हें हैरानी हुई। शायद यहीं से उनके मन में एक नया सवाल पैदा हुआ, अगर विजय तमिलनाडु में इतनी तेजी से राजनीति की नई कहानी लिख सकते हैं तो फिर मैं सिर्फ आंध्र प्रदेश तक ही क्यों सीमित रहूं? और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है पवन कल्याण का नया राजनीतिक अध्याय। अब तक पवन कल्याण की पहचान आंध्र प्रदेश के नेता के रूप में थी। जनसेना पार्टी भी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की पार्टी मानी जाती थी। दिल्ली में उसकी मौजूदगी सिर्फ इतनी थी कि वो एनडीए की सहयोगी पार्टी है। लेकिन अचानक पवन कल्याण अपनी पूरी पार्टी के साथ दिल्ली पहुंच जाते हैं, और वो भी तब जब कोलकाता में टीएमसी और मुंबई में उद्धव की पार्टियां टूट रही हैं। दिल्ली में 3 दिन का विशाल कार्यक्रम होता है, सेना प्रस्थानम। नाम सुनकर ही लगता है कि कोई बड़ी यात्रा शुरू होने वाली है, और सच भी यही है, क्योंकि इस सम्मेलन में पवन कल्याण ने जो संदेश दिया उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जो नेता कल तक अमरावती, विशाखापट्टनम और हैदराबाद की बात करता था, वही नेता अचानक दिल्ली में खड़े होकर राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय विकास की बात करने लगा। सवाल उठने लगे कि आखिर पवन कल्याण को अचानक राष्ट्रीय राजनीति की याद कैसे आ गई। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक गणित छिपा हुआ है। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की सबसे बड़ी ताकत भी टीडीपी है और सबसे बड़ी सीमा भी टीडीपी ही है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है। 2024 के चुनाव में जनसेना ने सिर्फ 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 21 की 21 सीटें जीत ली, यानी 100% स्ट्राइक रेट। ये अपने आप में शानदार उपलब्धि थी। लेकिन दूसरी तरफ सच ये भी है कि राज्य की बाकी ज़्यादातर सीटों पर टीडीपी का संगठन बैठा हुआ है। गांव-गांव में टीडीपी के कार्यकर्ता हैं, बूथ-बूथ पर टीडीपी का नेटवर्क है। अब अगर जनसेना अपने संगठन का विस्तार करना चाहेगी तो उसे उन्हीं इलाकों में जाना पड़ेगा जहां पहले से टीडीपी मजबूत है, और यहीं से दोनों पार्टियों के बीच टकराव की शुरुआत हो सकती है। यानी पवन कल्याण अगर आंध्र प्रदेश में ज़्यादा बड़े होने की कोशिश करते हैं
तो अपने ही सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक जमीन पर कदम रखना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि पवन कल्याण ने राज्य की सीमाओं से बाहर देखने का फैसला किया है। उन्हें समझ आ गया है कि अगर पार्टी का कद बढ़ाना है तो सिर्फ आंध्र प्रदेश में रहकर यह संभव नहीं होगा। इसलिए अब उनका अगला निशाना है तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली। तेलंगाना में तो उन्होंने खुलकर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि तेलंगाना में पवन कल्याण को वो समस्या नहीं है जो चंद्रबाबू नायडू के सामने रही। राज्य विभाजन की राजनीति का कोई बोझ उनके ऊपर नहीं है। ऊपर से तेलुगु फिल्मों की वजह से उनकी फैन फॉलोइंग दोनों राज्यों में जबरदस्त है, यानी यहाँ टीडीपी की पहुंच सीमित है। वहां पवन कल्याण अपनी नई जमीन तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि पवन कल्याण का ये नया मिशन सिर्फ टीडीपी के लिए चुनौती नहीं है, इससे बीजेपी की चिंता भी बढ़ सकती है। देखिए, दक्षिण भारत में बीजेपी कई सालों से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, खासकर तमिलनाडु और केरलम में। इसके लिए बीजेपी जिन मुद्दों पर राजनीति करती है, राष्ट्रवाद, सनातन, हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकता, लगभग वही मुद्दे अब पवन कल्याण भी जोर शोर से उठा रहे हैं। यानी दक्षिण भारत में जिस राजनीतिक स्पेस को बीजेपी भरना चाहती है, उसी मैदान में अब पवन कल्याण भी उतर रहे हैं। आज वो सहयोगी हैं, लेकिन अगर कल जनसेना तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक में मजबूत होने लगी तो बीजेपी को हर चुनाव में पवन कल्याण से सीटों और हिस्सेदारी पर बातचीत करनी पड़ेगी। यानी जो नेता कभी बीजेपी और टीडीपी को साथ लेकर आया था, वही नेता भविष्य में दोनों के लिए नई चुनौती भी बन सकता है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत आखिर कहां से हुई? तमिलनाडु के सुपरस्टार विजय से। विजय ने राजनीति में कदम रखा और अचानक दक्षिण भारत में एक नई चर्चा शुरू हो गई। पवन कल्याण ने देखा कि एक और फिल्म स्टार राजनीतिक मैदान में उतर चुका है और वो सीधे बड़े सपने देख रहा है। शायद यहीं से पवन कल्याण को भी एहसास हुआ कि अगर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनानी है तो समय अभी है। इसलिए अब पवन कल्याण सिर्फ आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम नहीं दिखना चाहते, वो खुद को दक्षिण भारत के बड़े चेहरे और राष्ट्रीय राजनीति के भविष्य के खिलाड़ी के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या पवन कल्याण का ये दाव उन्हें राष्ट्रीय नेता बना देगा? क्या उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा टीडीपी और बीजेपी दोनों की बेचैनी बढ़ाएगी? और क्या भविष्य में दक्षिण भारत की राजनीति में सबसे बड़ा मुकाबला विजय बनाम पवन कल्याण के रूप में देखने को मिलेगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि पवन कल्याण अब सिर्फ आंध्र प्रदेश की राजनीति तक सीमित रहने वाले नहीं है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।